नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, एक बार फिर लगभग चौथी बार होगी, ये चौथी बार लॉकडाउन का खतरा फिर आ गया। लॉकडाउन की शुरुआत फिर हो गई। 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चुनाव को टालने की बात चल दी है। अदालतों ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है कि चुनावी रैलियों को, चुनाव को आगे ढकेला जाए, क्योंकि फिर से कोरोना का नया अवतार देश पर हावी होने लगा है। ओमिक्रॉन का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या मुंबई में, जो हर दिन 100 से कम आते थे, कल का आंकड़ा 600 से पार हुआ। 600 से ज्यादा मरीज एक दिन में मुंबई में आने लगे हैं। देश में मरीजों की संख्या, जो रोज मरीजों की संख्या है, वह बड़ी तेजी से उछाल मार दिया है। ठंडी की शुरुआत होते ही, ठंडी का मौसम आते ही यह कोरोना नए अवतार में, नए वेरिएंट में और घातक बन करके और तेज पावर के साथ लोगों पर हमला कर रहा है। वैक्सीन की दोनों डोज होने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ओमिक्रॉन पर यहां तक कि हो गया कि वैक्सीन का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। बचे तो बचे कैसे? सरकार के पास क्या उपाय है? मात्र लोगों को घरों में कैद करके रख देना। व्यापार बंद, फिर वही आने वाली है घंटी। थिएटर, मॉल, सिनेमा घर बंद, भीड़ पर पाबंदी, शादी विवाह बंद, सारे चीजों पर अब फिर से अंकुश लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो सकती है। आज बैठक चल रही है। कभी भी यह खबर आएगी कि महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यह हम आपको बता दे रहे हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। बैठक चल रही है, इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। टास्क फोर्स के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक ने तो सीधा सरकार को सजेशन दे दिया, सुझाव दे दिया, बोल दिया कि मुंबई और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू सरकार को तुरंत लगा देना चाहिए। नवाब मलिक का बयान देखिए। काल कॅबिनेटमध्ये कोविडचा आढावा देत असताना जी माहिती देण्यात आली, या राज्यामध्ये कोविडच्या केसेसमध्ये 18% दररोज वाढ होते। म्हणजे तिसरी लाट येऊ शकते असा धोका निर्माण झालेला आहे। ओमायक्रॉनचे पेशंट वाढत आहे। जगात एक नवीन स्ट्रेन आलेला आहे डेल मायक्रॉनचा, आणि ही पार्श्वभूमी बघता मुख्यमंत्री महोदयांनी कालच कॅबिनेटमध्ये सांगितलं होतं की रात्री मी टास्क फोर्सची बैठक घेतो। काही निर्बंध लावायची गरज असेल तर निश्चित रूपाने आज ते निर्बंध लावण्याचं काम होईल। तिसरी लाट हे जानेवारी महिन्यामध्ये येऊ शकते आहे। त्याचबरोबर इलाहाबाद हायकोर्टाने ज्या पद्धतीने काल सांगितलेलं आहे, कारण मागच्या बंगालची निवडणुका असतील, तामिळनाडूची असतील, त्यानंतर दुसरी लाट या देशामध्ये आली होती। त्यासाठी हायकोर्टाने सल्ला दिलेला आहे की 2-3 महिने निवडणुका पुढे ढकललं पाहिजे। निश्चित रूपाने तिसरी लाट येऊ शकते, पण निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जे 5 राज्य आहे तिकडे राष्ट्रपती राजवट
लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आम्हाला वाटते की पंजाबमध्ये त्यांना राष्ट्रपती राजवट लावून सत्ता हातात घेणं हे शक्य होऊ शकतं आहे. आमचं एकच म्हणणं आहे की निवडणुका पुढे ढकलणं हे एक वेगळं संकट देशामध्ये निर्माण होते. काही निर्बंध हे घालू शकत आहे. निश्चित रूपाने मर्यादित प्रचार, डोर टू डोर प्रचार, कोविड नॉर्म्स पालन करून प्रचार होऊ शकत आहे. मोठ्या रॅल्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत कुठेतरी सरकारने विचार केला पाहिजे. भाई हिंदी में जानना चाहिए कि एमआईएम के जो बयान है उसे किस तरह देखते हैं, जिस तरह नवाब मलिक ने सीधे सीधे तौर पर संकेत दे दिया है कि महाराष्ट्र में कभी भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो जाएगी. प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक ने साफ साफ बोल दिया. लेकिन केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को क्या यह पता है कि जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं वो कहां जाएंगे? उनके घर पर खाना खाने जाएंगे? कहां जाएंगे? जो रोज कमाने खाने वाले वो कहां जाएंगे? जिनकी दुकान सुबह 10 बजे तक ही धंधा होता है, शाम को धंधा लगाते हैं वो लोग. जो लोग शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में धंधा करने वाले हैं वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? मंत्रियों के घर में खाने की दिक्कत नहीं है साहब. उनके घर में माला माल पड़ा हुआ है, उनको कोई कमी नहीं है. वो 2 साल 4 साल 5 साल भी लॉकडाउन लगेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. बस चुनाव की रैलियों में उनको आजादी मिलनी चाहिए. चुनाव जीतने के बाद फिर लॉकडाउन. यानी चुनाव की रैलियों के लिए, चुनाव वोटिंग के लिए आपको छूट मिलेगी, बाकी समय आपको घरों में बंद रहना है. अरे कुछ और तो रास्ता बनाइए. सत्ता जनता ने दिया है आपको. सिर्फ लोगों को घर में कैद करके आप कितने दिन जिंदा रखेंगे? लोगों को सुविधा कुछ नहीं दी जाती. स्कूल फीस में कोई रियायत नहीं, बिजली बिल में कोई रियायत नहीं, टैक्स में कोई रियायत नहीं. सारे कुछ भरने, सारे कर देने हैं, सारे टैक्स देने हैं, लेकिन कमाई नहीं करने दिया जाएगा, धंधा नहीं करने दिया जाएगा. सरकार चाहती क्या है? लोगों की जान बचा रही है या लोगों की जान मुश्किल में डाला जा रहा है? कोरोना से साहब लोग कम मरेंगे, लॉकडाउन के डर से ज्यादा लोग मर जाएंगे. लॉकडाउन की मार से ज्यादा लोग मर जाएंगे. समस्या ये खड़ी होती है. लॉकडाउन 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 करते करते लोगों के हार्ट में अटैक आने नौबत आ गई है. लोगों को दिल का दौरा पड़ने लगा है. लॉकडाउन की मार से कितने लोग सड़क पर आ गए हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के व्यापार बंद हो गए, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए. क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है. 25,000 महिलाएं महाराष्ट्र से लापता हैं. 199 नाबालिग लड़कियों का अपहरण, पता नहीं अभी चला कहां है वो. ये स्थिति हमारे चोरी डकैती सब बढ़ने लगा है. लॉकडाउन एक पर्याय, एक उपाय था, लेकिन वही एकमात्र पर्याय नहीं है. लॉकडाउन ही समस्या का हल नहीं है. सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह क्यों नहीं आता समझ में कि सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नहीं है? कुछ तो करना पड़ेगा. आपको सत्ता में बैठने का आपके पास तंत्र है, सिस्टम है. आपको कुछ न कुछ तरीका बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों का रोजी रोजगार भी चले, लोगों की नौकरी भी सलामत रहे, लोगों का धंधा भी चलता रहे और लोग बीमारी से बचे भी. आपके पास एक रामबाण आ गया, तुरंत लॉकडाउन लगा दीजिए, नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, लोग बीमारी से बच जाएंगे. इसी पर सबसे बड़ा आज इसी बात पर सबसे बड़ी डिबेट होगी आखिर क्योंकि कि अब लॉकडाउन के डर से लोगों के होश उड़ने लगे. कोरोना से नहीं, अब लॉकडाउन के डर से लोगों के होश उड़ने लगे हैं. महाराष्ट्र में कभी भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो सकती है. 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गए, तो क्या नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन भाग जाएगा? क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना चला जाएगा? और नाइट कर्फ्यू के बाद अगली सीढ़ी क्या? फिर अगली सीढ़ी पाबंदियां, फिर दुकानें बंद, व्यापार बंद, आवाजाही पर रोक. ये होने वाला है.
सिलसिला शुरू हो चुका है धारा 144 से। 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में धारा 144 है और अब नाइट कर्फ्यू की शुरुआत, जैसा कि हर साल, पिछले साल भी हुआ, उसके साल भी हुआ, शुरुआत ऐसे ही होगा। धीरे धीरे जकड़ा जाएगा। कोरोना ऐसे ही हमला करता रहेगा और ऐसे ही लॉकडाउन लगते रहेंगे, पाबंदियां लगती रहेंगी। क्या यही है देश को चलाने का सिस्टम? सबसे बड़ी डिबेट इसी मुद्दे पर कि लॉकडाउन में लोग कब तक रहेंगे, कब तक लॉकडाउन से लोगों को आजादी मिलेगी, कब तक लोग खुलकर धंधा करेंगे, कब तक लोग खुलकर अपनी नौकरी पर जा सकेंगे? क्या इसका सही सलूशन सरकार के पास है या सिस्टम पूरा फेल है? हमारे साथ जुड़ेंगे पारसनाथ तिवारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ कुलदीप तिवारी शिवसेना से जुड़े हुए हैं, आनंद उपाध्याय एडवोकेट हाईकोर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, रामकुमार पाल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अंसार बेग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रकाश मुथाजी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। बताइए रामकुमार पाल जी, 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गया, तो क्या अब नाइट कर्फ्यू के अलावा कोई रास्ता नहीं है? लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है? लॉकडाउन की वजह से, पाबंदियों की वजह से, नियमावली की वजह से, नए नए दिशा निर्देश की वजह से लोग आत्महत्याएं भी करने लगे हैं। आज मंत्रालय के सामने एक महिला खुद पर मिट्टी का तेल लगा करके आत्मदाह करने की कोशिश की। ये नियमावली, ये पाबंदियां, ये लॉकडाउन कब तक चलते रहेंगे? ये तस्वीर देखिए, ये है मंत्रालय की तस्वीर, जहां पर आज एक महिला को पुलिस की सतर्कता की वजह से बचाया गया। केरोसिन का डिब्बा देखिए, मिट्टी का तेल, खुद पर छिड़कने की कोशिश, आग लगाने की कोशिश। नए नियमावली के चलते परेशान है महिला, कोई खुलकर अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। नए नियमावली, नए कानून, नए प्रतिबंध, नए दिशा निर्देश। लोगों को आजादी कब मिलेगी? लोगों को आजादी कब मिलेगी? लोग आजाद कब हो पाएंगे? ये समस्या, ये सवाल बहुत बड़ा है। रामकुमार पाल जी बताइए, ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा बताइए। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि कोरोना का चीन और चीन के सियान गांव में लॉकडाउन लग चुका है। कड़क आवाज बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है लोगों की। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही सर जी। हाँ, दूसरी इलाहाबाद कोर्ट ने सारी राजनीतिक पार्टियों को गाइडलाइन इश्यू किया है, या तो आप रैलियां बंद करिए या तो डिजिटल प्रचार करिए, चुनाव को टालने का प्रयास करिए, ऐसा सारी राज्य सरकारों को कहा है। तो क्या ऐसा सारा नेता मानेंगे? क्या नेता ऐसा सब मानते हैं? क्या रैलियां नहीं होती हैं? न्यायपालिका ने आह्वान किया है, मानना नहीं मानना नेताओं की जवाबदेही है। जनता का मालिक ये लोग नहीं है, जनता का मालिक संविधान। और दूसरी, मैंने कहा लॉकडाउन चीन में लग चुका है, सियान गांव में। तीसरी बात, ये लोग बैठे बैठे जब केंद्र को या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को गालियां देते हैं तो दीजिए गालियां, पर नकल तो कुछ कीजिए। आज उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन वितरित होता है, वो ये तो वितरित करे। लॉकडाउन लगाए, इनकी मजबूरी है, सब कुछ है। अगली बार जितनी घोषणाएं की थी, कुछ पहुंची क्या रिक्शा वालों को, बेरोजगारों को? पहुंची नहीं। तो जो पीडीएफ के हिसाब से मिलता है, महीने में 2 टाइम राशन दे और लॉकडाउन लगाए। लॉकडाउन के या जो भी इनकी व्यवस्था है, अगर ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो इनको कार्यवाही तो करनी है, कि व्यवस्था तो इनका काम है। देश भी तो भारत में आता है, वहां जब महीने में 2 बार सरकार राशन देती है, राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार नहीं, तो ये दे सकते हैं। कुछ तो राहत दे जनता को। कानूनी कार्रवाई, कानूनी हथकंडा, आप मालिक हो, मालिक बने रहो, लेकिन जनता को तो कुछ दो। 2 टाइम का पीडीएफ का राशन देना इनका फर्ज नहीं है। इनकी व्यवस्था नहीं कर सकते राशनिंग की। महाराष्ट्र के लोगों के लिए 12 करोड़ लोग हैं, यूपी में तो 24 करोड़ लोग हैं, इनसे जस्ट डबल है। तो इनको ये नहीं करना चाहिए। आप सुझाव दीजिए इनको चैनल के थ्रू कि पीडीएफ का राशन दो लोगों को। अगली बार तो देखो राशन सड़ गया था, छगन भुजबल के आपने चैनल पे रिवाइज करवा के दिखाइए, जो चना वगैरह तो सड़ गया था।
बांटना नहीं था लोगों ने। उस तरह का कार्य न करे, जनता को राहत देने का कार्य करे और पीडीएफ के थ्रू महीने में 2 बार राशन दे। शायद लोग इसको लेंगे। अगर ये दे सकते हैं, सरकार में है, इनका फर्ज बनता है। और किसानों का जो मुआवजा देना है, आज आपको बताऊं कि एक आरटीआई अनिल गडकरी को आपको लेना चाहिए था। उन्होंने आरटीआई मारा था, 190 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार के पास है, लेकिन सरकार ने वो मुआवजा वितरित नहीं किया। और लिखित में सरकार ने दिया है कि हमने वो वितरित नहीं किया। मुआवजा किसानों को दे, कुछ तो राहत मिले। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्कूल के शिक्षकों, सरकारी स्कूल है, वहां पर 7th पे जो पगार लेते हैं, 7th पे, आज आपकी एक इंग्लिश स्कूल से कम है, लेकिन किसी ने भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई है। गांव, खेड़े और सरकारी स्कूलों ने जो आपकी ऑनलाइन फीस है, ऑनलाइन एजुकेशन से, वो सिर्फ कॉन्वेंट्स और इंग्लिश स्कूल और शहरों में हुआ है। गांव के किसी विद्यार्थी को 2 वर्षों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई गई है। ये भी आप देश को बताने का और प्रदेश को बताने का प्रयास कीजिए। जबकि सबसे ज्यादा पगार उनको मिलती है, 7th पे कमीशन की पगार शिक्षकों को मिलती है। भाई साहब, हमेशा हम लोग यहाँ के कन्वेंट स्कूल इंग्लिश और ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन उनकी बात कौन करेगा जो गांव में, आपके महाराष्ट्र के गांव में बैठा है? आपका चैनल उसके लिए जवाबदार नहीं है। आपका चैनल उनको उसके पक्ष में बात नहीं करेगा। मैंने अपनी बात आपके चैनल के थ्रू रखने का प्रयास किया। आप अब आगे इसको किस तरह ले जाते हैं, ले जाइए। जी बिल्कुल। पारसनाथ तिवारी जी, राशन, क्या राशन लोगों को मुफ्त में देगी सरकार? क्या लोगों को घर बैठे नौकरी देगी सरकार? क्या लोगों को रोजगार, व्यापार घर बैठे, घर पे लोगों को कंपनी डाल के देगी सरकार? क्या लोगों को घर में बैठे नौकरी देगी सरकार? क्या लोगों की बिजली माफ करेगी सरकार? क्या लोगों की स्कूल की फीस माफ करेगी सरकार? कि सिर्फ पाबंदियां ही लगाएगी सरकार? जी, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी। चतुर्वेदी जी, जान माल की रक्षा, जनता के जान माल की रक्षा सरकार का परम धर्म है और वो उसको देखते हुए, आगामी खतरे को देखते हुए ऐसा सरकार को निर्णय लेना पड़ रहा है। जी, आप ही के चैनल से आप ही के लोग बता रहे हैं कि 3 स्टेट में लग गया है कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो महाराष्ट्र के ही क्यों घूम रहे हैं? जो राशन देने की बात कर रहे हैं, गेहूं चावल दे देने से लोगों का पेट भर जाएगा, बाकी सामान कहां से आएगा? अरे कम से कम कुछ तो सोचो बोलते हुए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ रही है। हमने इसी चैनल पे आपके माध्यम से परसों ही बोल दिया था, जब भी प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी उसी में निर्णय हो गया था कि चुनाव ढकेलने की सलाह दे दिया था उन्होंने। ये बुरी तरह 5 राज्यों के हार रहे हैं और पंजाब, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके पंजाब में अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। स्थिति सुधारने के लिए, ये स्थिति सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार का नाटक है और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। ये एक केंद्र प्रकारेण कैसे ही स्टेट की जनता सरकार बदनाम होगी? केवल महाराष्ट्र के सरकार को घेरने के लिए और अन्य राज्यों में सत्ता स्थापित करने के लिए ये सोचा समझा हुआ भाजपा का हथकंडा है। और आप देख लेना, ये लोग चुनाव टलवाएंगे ही। इनको ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही, उत्तर के भारत से ही प्रधानमंत्री पद का रास्ता जाता है। ये पूरी तरह सहमे हुए हैं, हंसते हुए हैं। आप हमको बताइए, एक 17 दौरा हो गया उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री का। आपने भी अपने जीवन में कभी देखा होगा एक स्टेट में प्रधानमंत्री कितनी बार दौरा किया? चतुर्वेदी जी, जरा ये आज मंथन करने की जरूरत है। पब्लिक सब समझदार है। आप देखिए ये कैसे हथकंडा अपना रहे हैं, किस ढंग का हथकंडा अपना रहे हैं। ठीक है, जनता तो निरीह है, लेकिन एक बात सोच लीजिए, ये भाजपा सरकार, ये मोदी जी जो कर रहे हैं ना,
निर्बल को न सताइए, जाति मोती हाय, मुई खाल की 700 सार भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म हो जाता है। इनका दंड इनको चुकाना पड़ेगा। एक बात इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है अंसार बेग जी, 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 पाबंदियों के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बहुत दौरा कर रहे हैं, पारसनाथ तिवारी को तकलीफ है, और राज्यों में क्यों नहीं जाते बताइए। प्रधानमंत्री के यूपी में दौरा बार बार करने की वजह से कोरोना हावी हो गया, ओमिक्रॉन आ गया, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, इसलिए बनारस न जाएं। बनारस नहीं जाएंगे तो कोरोना फिर नहीं आएगा, पारसनाथ तिवारी ने आरोप लगा दिया है। बताइए अंसार बेग जी। हार रहे हैं, आरोप नहीं, वहाँ हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। चलिए ठीक है, बुरी तरह हार रहे हैं। ये सत्ता बचाने का हथकंडा है। देखिए पारसनाथ तिवारी जी देश का सबसे अच्छा भविष्य बताते हैं। अंसार बेग जी बताइए आप। अंसार बेग जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका वीडियो फ्रीज हुआ है कुछ क्या? आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सभी को नमस्कार जी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भाजपा को न कोई हो मदद कर। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि देश के खाली एक आदित्य है जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी, सारी पार्टियां एक शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लायक नहीं हो। आप हमारे पार्टी के एनसीपी के पवाब प्रधान लॉकडाउन लगा के बनेंगे या लॉकडाउन हटा के बनेंगे? ये हमें बताइए, आप साफ करिए हमारे सामने, चतुर्वेदी के सामने साफ कीजिए। आप सोचिए कि आप तो जनता पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, आप बार बार सारी पार्टियां मिलकर एक को आप टारगेट कर रहे हैं। जब योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया था तो प्रधानमंत्री कितना दौरा क्यों करना पड़ रहा है? जब मोदी जी इतना योगी जी बढ़िया काम किए थे वहाँ से एकदम। चलिए मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ क्या? एक अरे जहाँ से वो सांसद है अगर वहाँ जाएंगे, जहाँ से जाएंगे या तो आप सुन लीजिए या बोल लीजिए। जरा सीने पे हाथ रख के या तो आप बोल लीजिए, सच बोलिए, खुदा का वास्ता मेरे जैसा सच आप नहीं बोल पाते हो। आप डरपोक पंडित हो, आप डरपोक पंडित हो। आप हमको यही बताइए, डरपोक पंडित हो बोलते हैं आप हमको तो मैं बताइए, जब मोदी जी ने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में आएंगे आपके पास? जहाँ से सांसद है या तो आप बोलने नहीं देंगे, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। या तो आप सुन लीजिए, पारसनाथ तिवारी थोड़ा सुनिए, उनका भी सुन लीजिए ना, उनका सुनिए। उनका क्या कहना है कि जहाँ के वो सांसद है अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो महाराष्ट्र आएंगे क्या? आप बता दीजिए। अरे जहाँ से वो एमपी हैं वहाँ जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? इसमें भी आप ऐलान कर दोगे। आपको और आपके सारे जितनी आपका जो नया मोर्चा बन रहा है ये नफरत है सिर्फ एक आदमी से, और सब लोग मिलकर भी। इसका क्या मतलब है? एक आदमी ईमानदार, बाकी सब चोर, बाकी सब चोर, उसमें आपका भी नाम चोरी है, आपकी सरकार चोर है। मैं कह रहे हैं आप चाहो तो कल बंद करा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी में मानना पड़ेगा एक ही आदमी से इतनी नफरत क्यों? पूरे हिंदुस्तान में सारी पार्टियों को इतनी नफरत क्यों? क्या ये कोरोना की बीमारी आई है तो पहले अपने हिंदुस्तान में आई है? विश्व में है ये बीमारी, हर आदमी परेशान है। लेकिन ठीक है, उसके अलावा भी केंद्र सरकार ने ये कहा है, मेरे पास भी सब जानकारी है कि भाई आप अपने स्तर से जो हो सकता है देखिए, जनता को परेशानी नहीं हो देंगे। आपको तो कूदे फिर रहे हो जब से लॉकडाउन, आप तो लॉकडाउन लगा दोगे। आपने तो जब से 2 साल से हटाया ही नहीं है, सारे प्रदेशों में हट गया, आपने नहीं हटाया क्योंकि आपकी नीयत बेईमान है, आपकी सरकार बेईमान है, आपकी सरकार चोर है और तीनों पार्टी की सरकार चोर है।
खास तौर से आपने सरकार बनवाई है यहाँ। जब सारे काम वही करवा रहे हो शिवसेना से, जो गलत होना चाहिए आने वाले टाइम में अलग हो जाए, सारी बुराई शिवसेना पे जाए, हम पे ना आए। हम साफ रहे, हमारी छोटी सरकार थी, शिवसेना का मुख्यमंत्री था। आप समझिए कहाँ खेल खेल रहे हो। आपके पवार थोड़ा बहुत हम भी सीखते हैं, कहीं ना कहीं से सीखते भी, हम भी जानते हैं। जनता को तय परेशान कीजिए। आपने आज तक 2 साल होने को आ गई, बता दीजिए क्या सुविधाएं दी है वहाँ, लोग क्या परेशान है। फिर आपने हवा बना दी, वहां से लोग भागना शुरू हो जाएंगे। तो आज नाइट कर्फ्यू लगा, यहाँ के खेल के 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा, खेल यहाँ आपने हवा बना दिए, वहाँ लग रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र में, अरे मैं बोलता सारी सरकार से बोलता प्रदेश की, क्या 11 बजे के बाद कोरोना निकलता है? जो कर्फ्यू लगा रही है कोई सरकार हो, चलिए आ जाइए, आपकी बात की बात करता हूँ मैं, मेरी बातों का आप ही जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे ये बताइए 11 बजे के बाद में क्या कोरोना का असर शुरू होता है या कोरोना निकलना शुरू होता है? कहाँ निकलता है, कहाँ जाएगा, ये आप बताइए। आप ही फैला रहे हो। 10 बजे तक नहीं होगा, सब में खुल गया था, आपने नहीं खोला। सारी खोलिए, आपने नहीं खोली, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। आपकी नीयत साफ नहीं है। आपकी क्या है, वोट ढूंढने वाला काम है आपका। ऐसा मत कीजिए, जनता को देख लीजिए, आने वाला चुनाव है, फिर भी वोट के नाम पे ठेंगा मिलेगा आपको। और जहाँ जाओगे कपड़े फटे मिलेंगे, जो एमएलए जाएगा कारपोरेट जाओगे कपड़े फाड़ देगी पब्लिक। आप लॉकडाउन लगाइए, इसका असर देख लीजिए। केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं है पक्ष में, मैं बोलता हूँ केंद्र सरकार बिल्कुल पक्ष में नहीं है। लॉकडाउन में कोई वो नहीं है। आप अफवाह उड़ा रहे हो, आप अफवाह उड़ा रहे हो। तुम वाकई में ईमानदार पंडित नहीं हो। ईमानदार पंडित हो गए तो बोलोगे इस बात को, सही बात है, नहीं होना चाहिए था। पार्टी कल निकालती हो, अभी निकाल दे। सच बोलना सीखो, सच बोलना सीखो। पार्टी नहीं, लोगों के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए। प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, पार्टी कल हो ना हो, आप यहाँ रोज टीवी। चलिए एक मिनट हमारे साथ हमारा कुलदीप तिवारी जी, आपके कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बोल दिया कि पाबंदियां सख्त महाराष्ट्र में लगाई जाएं, लेकिन इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारे पास एक मैसेज है, उन्होंने राजपूत बन्ना ने मैसेज किया है कि इनसे गारंटी ले लो कि स्कूल की फीस भर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे, पाबंदियां लगा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जनता बोल रही है साहब। कुलदीप तिवारी जी बोलिए, आप पाबंदियां लगाते समय, लॉकडाउन लगाते समय, कर्फ्यू लगाते समय कुछ ऐसी घोषणा जनता के लिए भी करेंगे आप कि भाई आपको मैं घरों में कैद कर दे रहा हूं, लेकिन इतनी सुविधा मैं दूंगा? बोलिए जी। महाराष्ट्र सरकार जो कोरोना आया है, शुरुआत से आपने देखा है, सबको पता है कि हमारे देश की बीमारी नहीं है चक्रवर्ती साहब जी, ये विदेश से लाई गई बीमारी है और ये लाया गया है हमारे यहाँ। जो हमारे वकील साहब ने पिछले डिबेट में बोला था 2-3 दिन पहले, ये वैक्सीन बेचने के लिए लाया गया है। आप बेच क्यों रहे हैं? गुजरात के तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं? वैक्सीन बेचने के लिए लाया गया तो आप बेच क्यों रहे हैं? ये केंद्र सरकार जो है हमारी केंद्र सरकार की पूरी सिस्टम फेल हो चुकी है। वो बेग जी जो चिल्ला रहे थे कि ये सरकार, वो सरकार, ये महाराष्ट्र सरकार से इसका कोई मतलब नहीं कोरोना का। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार का सिस्टम सही है, महाराष्ट्र सरकार का सिस्टम सही है 100%। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना पैर पसारा था, आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी ने पूरी तरीके से उसको नियंत्रण में लाया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मरे लोग, ऑक्सीजन तक नहीं मिला। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मरे लोग, तो सबसे ज्यादा कोरोना भी महाराष्ट्र में था। क्यों है? क्यों? आपका जब सिस्टम सही है, तो सबसे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में क्यों आतंक मचाया? चतुर्वेदी जी, सबसे ज्यादा हवाई जहाज महाराष्ट्र में आती है, सारे विदेशियों को महाराष्ट्र में उतारा जाता है। क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते? महाराष्ट्र में है। आपका सिस्टम तो खाली वसूली में लगा हुआ है।
चाहे वो RT-PCR के नाम पे ले लो, चाहे क्वारंटीन के नाम पे ले लो, चाहे किसी के नाम पे मास्क के नाम पे ले लो, पैसा वसूलने के लिए कौन सिस्टम काम कर रहा है? कोरोना को रोकने के लिए नहीं काम कर रहा है, कोरोना के रोकने के लिए काम कर रहा है। आप लोग तो क्यों ज्यादा बीमार हुए लोग? आप लोग क्यों ज्यादा बीमार हुए लोग? ये सब आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप पूरी तरीके से गलत बोल रहे हैं। नहीं तो क्यों बीमार ज्यादा हुए लोग यहाँ पे? विपक्षी नहीं, सरकार पे टीका करना ठीक है, लेकिन वसूली शब्द गलत है। नहीं, आपके लोग अभी, आप लोग कितने लोग जो है अंदर है आपके इसी मामले में? इसी मामले में कितने लोग अंदर है बताइए? चतुर्वेदी साहब जी, चतुर्वेदी साहब, प्रतिबंध सरकार क्यों लगा रही है? क्यों लगा? जो कोरोना की एक्सपर्ट टीम है केंद्र की और राज्य की जो एक्सपर्ट टीमें हैं, वो जब राज्य को सलाह दे रही है तो राज्य उसके साथ में काम कर रही है। उनको शौक नहीं है सरकार को ये सब लगाने की। तिवारी जी एक बात बताइए, तिवारी जी, अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है, आपके घर में सब कुशल मंगल चल रहा है, तो हमें बाहर के सजेशन सुझाव मांगने की जरूरत क्या है? नहीं, हम कहाँ मांग रहे हैं, दिया जा रहा है ना। तो क्यों ले रहे हो आप सुझाव? ले क्यों रहे हो आप? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अरे जब आपको सुझाव की जरूरत नहीं है तो आप क्यों ले रहे हो? साहब, आप प्रधानमंत्री और आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिफरेंस की बात मत करिए जी, आप डिफरेंस की बात मत करिए। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मिलकर के काम करना हुआ है, और दोनों स्टेट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइन है वो राज्य सरकार को फॉलो करना आवश्यक है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो हमारे रणदीप गुलेरिया जी हैं उनके माध्यम से, और जो हमारे WHO और तमाम सारी जो संस्थाएं हैं जो हमारे इस कोरोना के लिए हमको मार्गदर्शन करती है, हम उनके आधार पे काम कर रहे हैं। कुलदीप तिवारी जी, एक मिनट। कुलदीप तिवारी जी, सोरेन झोटिंगर जी बताइए, हमारे साथ जुड़े सोरेन झोटिंगर जी, क्या हुआ मंत्रालय में आज? देखिए सर, मैं आज सुबह से अधिवेशन कवर कर रहा था। मंत्रालय में जो भी आप देखो, वहाँ पे आत्मदान का मामला सामने आया था। एक महिला आई थी जिन्होंने आत्मदान की कोशिश की थी। वहाँ पे अगर आप चीज नोटिस करें तो वहाँ पे 144 की धारा जब अभी तक लागू नहीं हुई थी, तभी भी वहाँ पे कड़े बंदोबस्त से, जहाँ पे जोरदार पुलिस का मोर्चा था, और हर किसी को कहा जा रहा था कि आपको 144 के दायरे में लिया जाएगा, तो 4 से ज्यादा लोग यहाँ पे ना जमे। ये पूरा जो परिसर है, साउथ मुंबई का परिसर है, विधान भवन का परिसर है, CHC का परिसर है, आजाद मैदान का परिसर है, हर जगह पे पुलिस तैनात है, हर जगह पे लोगों से बातचीत हो रही है कि धारा 144 लगने वाला है, तो आप भीड़ ना करें। लोग हमें पूछ रहे, लोग हमसे बात करें कि किस बात की यहाँ पे गर्दी है, किस बात की यहाँ पे भीड़ है, और क्यों यहाँ पे 144 लगा जा रहा है। लोगों को अभी भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और लोग जो है संभ्रम में है जी। अच्छा, आत्मदाह की कोशिश क्यों हुई? आत्मदाह की कोशिश होती है। देखिए, एक महिला पुलिस का नाम बताया जा रहा है पिल्ले करके, जो नासिक से आती है, और नासिक में उन्होंने गुहार लगाई थी, राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। उनका एक निजी मामला था, बांधकाम व्यवसाय से एक अनबन हो चुकी थी। उनके लिए उन्होंने हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, गृह मंत्रालय हो या फिर पुलिस प्रशासन हो या महिला प्रशासन हो, हर जगह पे उन्होंने कोशिश की थी, पेपर वर्क किया था, लेटर दिए थे, पत्र व्यवहार किया था। उसके बाद भी उनको जो है मायूसी हाथ में लगी, उनके बाद उनके घर वालों को टॉर्चर किया गया। इसी बात को मद्देनजर आज वो मंत्रालय के सामने आई, और एग्जैक्ट 12 बजे, दोपहर के 12 बजे वो महिला नियमावली क्यों चिल्ला रही थी? ये महिला नियम वाली जो चिल्ला रही थी, वो जो थे पुलिस प्रशासन के जो नियम है, बदलते कानून है, उसको लेके चिल्ला रही थी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद उपाध्याय जी, थोड़ा रुके, मैं आ रहा हूँ। आनंद उपाध्याय जी, थोड़ा मुझे बताइए, ये कोरोना हर साल ऐसे ही आता रहेगा? इसका खात्मा कभी होगा? सरकारों के पास एक बहुत बड़ा रामबाण मिला है, नाइट कर्फ्यू लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, दुकानों को बंद करवा देना, सिनेमा हॉल, थिएटर हॉल बंद कर देना, भीड़ इकट्ठा नहीं करना। और इसके पीछे क्या वजह है? भीड़ इकट्ठा नहीं करने के लिए, भीड़ इकट्ठा होने से सरकार क्यों डर रही है? क्या भीड़ इकट्ठा होने से कोई बहुत बड़ा विद्रोह की आशंका है, या वाकई में कोरोना का खतरा है? वजह क्या है? आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज, हाँ बोलिए। अभी आ रही है? हाँ बोलिए। देखिए चतुर्वेदी जी, पहले बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये कोई
मेरा पर्सनल मानना है, मेरा मत है। और जो आज ऑनलाइन माध्यमों पे, गूगल पे और उसके माध्यम से जो भी दुनिया भर के रिसर्च सामने आते हैं, उनको मैं लगातार उनका अध्ययन करता हूँ और उनकी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए रिसर्च करता हूँ। हालांकि वो ऑनलाइन उपलब्ध है तो उसमें किसी के दस्तखत नहीं होते, किसी के हस्ताक्षर नहीं होते, लेकिन जानकारी है। उस जानकारी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ और आज भी उसी जानकारी के माध्यम से आपके सामने बात रखता हूँ। देखिए, ये जो कोरोना है, कोरोना कोई आज नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। और जिसको इन्होंने कोविड-19 नाम दे दिया गया है, ऐसे ही एक नाम दे दिया गया है। उसके बाद उसके तमाम वेरिएंट आ रहे हैं। तो कोई भी वायरस होता है, जो आरएनए वायरस होता है, उसके वेरिएंट आते रहते हैं। अब वो कितना खतरनाक है, ये सोचने की बात है कि जब आप याद करिए चतुर्वेदी जी कि जब पहला वेरिएंट आया था कोरोना का, उस वक्त भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि 100 में से 85-90% लोगों को तो कोई लक्षण ही नहीं होगा, असिम्प्टोमिक होगा, जो संक्रमित होंगे। और जो बाकी के 10% हैं, उसमें से 4-5% लोग बीमार पड़ेंगे, लक्षण वाले होंगे। और एक आध आदमी जो बहुत इम्यूनिटी जिसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी, वो मर सकता है। तो वो अदरवाइज भी मरता है। और आज भी कमोबेश वही बात है। अभी भी आपने देखा इनका जो नया वाला नाम, आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, ना तो आपने कोरोना देखा है, ना मैंने किसी ने कोरोना देखा है। ये जो टेस्ट करते हैं चतुर्वेदी जी, RT-PCR टेस्ट, आपको मैं बता दूं, आप जानते होंगे, वो कोई वायरस को सेग्रीगेट नहीं करता है, वायरस को नहीं पकड़ता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती है, वो एंटीबॉडीज से अनुमान लगा लेता है। जैसे कहीं पुलिस जमा हो जाए तो अनुमान लगा लेते हैं लोग कि यहाँ कोई घटना हुई होगी। किसी के घर पुलिस आ जाती है तो सोचते हैं अरे भाई कुछ तो इसने लफड़ा किया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जब पुलिस आएगी तो लफड़ा ही किया होगा। कोई पुलिस वाला किसी का गेस्ट भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, सामान्य कानून व्यवस्था के लिए, सामान्य चीजों के लिए भी जा सकता है। तो ये इनका आकलन करने का ढंग है। और ये जो इस वक्त ये प्रपंच जो चलाया जा रहा है, ये आने के पहले से ही जो सुज्ञ लोग थे उन लोगों ने ये बताया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड बैंक के इशारे पे, जो उद्योगपति वर्ल्ड बैंक को चलाते हैं, WHO और WTO जो है, वो उनके इशारे पे ये हो रहा है, उनके सहयोग से ये हो रहा है, क्योंकि वो उनके द्वारा ही फंडेड है कि इनको नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जितनी या तो आधार कार्ड लाया गया, उसको हर चीजों से जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, आपका मेडिकल प्रोफाइल बनाया जा रहा है, आप सारे बैंकों को बंद कर दिया जा रहा है। चंद सेंट्रलाइज्ड बैंक, हर देश में 1-2 बैंक रहेंगे। सारी चीजों का जो व्यापार का माध्यम है उसको ऑनलाइन कर देना है, ताकि जो बड़ी शक्तियां हैं जो कहीं एक जगह बैठी होती हैं, वो उसको अपने कंट्रोल में रख सकें। अगर आप चतुर्वेदी जी दुकान खोलने लगेंगे, आप हर जिले में दुकान खोलिए, तो आपके पास इतने आदमी नहीं होंगे, आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लोग हर चीज को ऑनलाइन करके समस्त दुनिया के जो व्यवसाय हैं उसको ये चंद उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, आप जानते हैं कि 2-4-6 नाम आप भी जानते हैं, वो लोग अपने कब्जों में करना चाहते हैं। और आप सोचेंगे कि सरकारें क्यों मिल गई हैं, तो सरकारें भी ये हमेशा से चाहती रहती हैं कि उनको पैसा मिले, इजीली पैसा मिले और जनता उनके कंट्रोल में रहे। बहुत सारे देश आप देखते होंगे जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां पे अंदर ही अंदर आग सुलगती रहती है, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां जनता को कंट्रोल करना इन प्रशासकों के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में जनता को कंट्रोल करना बिल्कुल स्विच ऑन और ऑफ की तरह इजी हो गया है। बोल देना है कि वेरिएंट आ गया है, वायरस हो गया है, खतरा हो गया है, जान को खतरा हो गया है, सब बंद, जो बंद करना बंद कर सकते हैं। और बात ऐसी है कि इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता, और अगर फिर भी कोई विरोध करेगा तो कानून में संशोधन कर दिए हैं कि अगर उसके बाद आप विरोध करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो देखिए, लोगों का लोकतंत्र, जो दुनिया के लोगों का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं वो छीनना चाहते हैं, और वो छीनने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। और ये इनका टारगेट तब तक चलेगा, ये पहले ही कहा गया था कि ये 2024-25 तक चलेगा। तब तक ये सारी चीजों को आप देखिएगा, सारी चीजें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, सारे बैंक जो हैं वो बिक चुके होंगे, वो ऑनलाइन हो चुके होंगे, सारे सिस्टम। जब तक हम लोग जागेंगे 4-5 साल बाद, जनता अगर विद्रोह करने की हालत में अगर हुई तो तब तक उसके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, और हम इनके द्वारा संचालित होंगे। अभी एक नया
कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि जितने गवर्नमेंट विभागों में हम लोग लॉगिन करते हैं, आईडी बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं, इनका ये भी चल रहा है कि वो आईडी पासवर्ड एक हो जाए। आखिर मैं 10 बार 10 आईडी डालूंगा, 10 पासवर्ड डालूंगा तो तकलीफ मुझे है, लेकिन सरकार परेशान हो रही है कि नहीं 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 नहीं, वो कंट्रोल करना चाहती है कि सारी सरकारी सुविधाएं आपकी एक तरफ हो जाएंगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने डिजी लॉकर बना दिया है, उसमें पड़ी हुई है तो उनके पास पड़ी हुई है। आपकी सारी चीजों को ये संचालित करेंगे। नाके नाके पर आप देखिए जो कैमरे लग रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल AI वाले कैमरे लग रहे हैं, जो आपको आपके जो आईडीज का मार्क लिया जाता है उससे आपको कैप्चर कर लेंगे। तो सारी जनता को ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल कैप्चर करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं और आपके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और उसी को फलीभूत करने के लिए, उसी को लागू करने के लिए ये जो कोरोना नाम के महानुभाव हैं जो रोज चेहरा बदलते हैं, सब जानते हैं। अभी रिसर्चरों ने रिसर्च करके बताया है कि मनुष्य के शरीर में कम से कम 34-35 हजार नए वायरस खोजे हैं इन्होंने। कल के दिन ये बोलेंगे फलाना वायरस डेंजरस है। अब देखिए, अब ये जो लोग बीमार हो रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, बदन दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बोल देंगे कि आप बीमार हो, मर जाओ, मर जाओ, आप क्या बात है, आप मर जाओ, आप साबित नहीं कर सकते कि आप बीमार नहीं हो। वो बोल रहे हैं कि बीमार हो। आपने वीडियो देखा होगा कि वो आरटीपीसीआर में कोई पानी डाल दे रहा है तो वो भी पॉजिटिव हो जा रहा है। तो ये आरटीपीसीआर फॉल्स पॉजिटिव देता है, फॉल्स निगेटिव देता है। ये बात तो उसके स्क्रिप्ट में भी लिखी हुई है, ये जो एजेंसियां हैं वो भी कहती हैं, लेकिन ये लागू अपने मन का करते हैं। तो अभी हम लोगों को 4-5 साल तक जो थोड़ी बहुत आजादी हमारी बची हुई है, 4-5 साल तक जब तक वो है, हम लोग इसी तरह से बहस कर लेंगे, बोल लेंगे, बाद में हम इनके द्वारा संचालित हो जाएंगे। आज कम से कम 60% लोग ऐसे हैं चतुर्वेदी जी जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, उनको मजबूरी में वैक्सीन लेना पड़ा, क्योंकि काम पे नहीं जाने देंगे, ट्रेन में नहीं जाने देंगे, और यहाँ नहीं रुक रहे हैं। अब देखिएगा, ये तीसरी डोज भी लगेगी, चौथी डोज भी लगेगी, 5वीं डोज भी लगेगी। आपको इतना कमजोर कर देंगे, उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट कर देंगे कि जिस तरह से आप बीपी की गोली खाते हैं, डायबिटीज की गोली खाते हैं, एक बार अगर खाना शुरू कर देंगे तो वो बोलता है कि आप छोड़िए मत। कोई महानुभाव जिद्दी लोग होते हैं, वो अपना डाइट परिवर्तन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नुकसान की चीजें बंद करते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो बहुत कम है। डॉक्टर आपको हमेशा बोलेगा कि आप खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, वो नहीं बोलेगा कि माने आप इन चीजों को बंद कर दीजिए। तो वैसे ही आप जैसे इन दवाओं पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वैसे ही इन वैक्सीनों पे भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अब तक 100-150 वैक्सीन है, आने वाले समय में देखिए। अब मुझे नहीं मालूम है, ये मैं शर्तिया नहीं कह सकता कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, कार्बन इमिशन ये कम करना चाहते हैं, तो कहीं ये कार्बन इमिशन कम करने के लिए कार्बन का उत्सर्जन करने वालों को ही तो नहीं कम कर देना चाहते। इस बात को आज की डेट में कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आज के डेट में कहा जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हो सकता है आपके चैनल को भी नोटिस आ जाए। इसलिए मैं ऐसी बात कोई कहना नहीं चाहूंगा। संदेह गंभीर है, सारी सरकारों पे संदेह है, चाहे वो हमारे अंसार जी की सरकार हो, चाहे पारसनाथ तिवारी जी की सरकार हो, चाहे कुलदीप तिवारी जी की सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दुनिया की सरकार है। जो आजादी के रहनुमा हैं, जो चाहते हैं कि इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है तो आजाद पैदा हुआ है तो आजाद रह के मरे। लेकिन जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग चतुर्वेदी जी पहले से हुए हैं, पहले तलवारों के बल पे कंट्रोल करना चाहते थे, फिर परमाणु बम के बल पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए, तो उन्होंने नया जरिया निकाला है सारी दुनिया पे कब्जा, वायरस के जरिए। कुलदीप तिवारी जी बोलेंगे आप? जी, कुलदीप तिवारी जी आप क्या बोलेंगे? कुलदीप तिवारी जी। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा दिन पहले हमारे बंबई में तमाम जगह सड़कों पे एक बोर्ड आप पढ़े होंगे, चतुर्वेदी जी और सब लोग पढ़े होंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सुने थे कि नहीं? आप लोग ने देखा होगा। एक व्यापारी, एक उद्योगपति था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आपको मैं बताऊं, पहले उस व्यापारी ने गुजरात को मुट्ठी में किया और अब 4 गुजराती मिलकर के पूरे हमारे देश को मुट्ठी में कर रहे हैं, फिर दुनिया को मुट्ठी करने निकलेंगे। 2 लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं, 2 लोग देश को खरीदने का काम कर रहे हैं।
और ये सारी समस्या का जड़ वहीं पे है। अगर हम ये जो हमारी केंद्र की जो फाल्स सरकार आ गई है, जो झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार आ गई है, जो हर चीज में निजीकरण लाना चाहती है, क्यों हर चीज में आप निजीकरण लगाते हो? जब पूरी देश की प्रॉपर्टी है, देश की जनता से बना हुआ रेलवे है, आपको क्या राइट है कि आप किसी को बेच देगो इसको? आज हमारा देश गरीब है या अमीर है वो बात की बात है। हम क्या करेंगे? हमारे घर में गरीबी आई तो हम अपना घर बेच देंगे? ये गलत बात है चतुर्वेदी साहब। सही बात, बिल्कुल सही बात जो है। कुलदीप तिवारी जी, आपकी बातों में दम है, आपकी बातों में दम है सर, लेकिन मेरा एक बहुत साफ स्पष्ट कहना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की हमारी सरकार हो, ये उद्योगपतियों के जाल से जब तक हमारा लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं होगा, हमारा लोकतंत्र जो है उद्योगपतियों के जाल में फंस गया है। और ये उद्योगपति जो हैं, हमारे जो नेतृत्व हैं, उनको अपने कब्जे में कर ले लिया है, कहीं पार्टी फंड के नाम पे, किसी के नाम पे, और पूरे देश को अपने उंगली पे नचार रहे हैं। और कर लो दुनिया मुट्ठी वाली अपनी जो चाल है वो चल रहे हैं। हमारे देश को जागना पड़ेगा। मैं वकील साहब आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। ऐसे इसमें इस जाल में महाराष्ट्र की सरकार भी फंस चुकी है। एक लाइन में हाँ या जवाब की बात चतुर्वेदी जी, मैंने क्या कहा? जो नेतृत्व है उनको उद्योगपतियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए, ये मेरा कहना है। नहीं अंसार बेग जी बोलिए। अगर देखिए अगर ये लोग उद्योगपतियों के चक्कर में रहेंगे तो उद्योगपति अपनी बात मनवाएंगे इनसे, और वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, देश के जनता के लिए घातक साबित होगा। तो ये बात शिवसेना पर भी लागू है, बीजेपी पर भी लागू है, शिवसेना पर भी लागू है, पूरे देश के सभी पार्टियों पे लागू है, सभी पार्टियों पे लागू है। अंसार बेग जी बोलिए। अंसार बेग जी, जब आपको क्या राजनीति के चलते ये सब हो रहा है? लगता है जी देखिए, जब आपको ये लगता है तो महाराष्ट्र में रहते कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। आप तो पैसा वसूली करती हो ना, उनके नाम से करते कार्रवाई करिए, उन्हें जेल में डाल दीजिए। या तो ये बिजनेसमैन है देश के, या तो ये कहिए कि वो गलत आदमी है, तो कार्रवाई करवाइए उनके खिलाफ, जेल में डलवाइए उनके खिलाफ। गलत धंधे करते हैं ये बताइए। अब क्या बात करें? क्या कुलदीप तिवारी की भी आवाज खोलिए, अंसार बेग का भी आवाज खोलिए, थोड़ा 1 मिनट बहस हो जाए, 1 मिनट बहस हो जाए। नहीं, आपको सोते जागते अंसार बेग जी, आपको सोते जागते केवल महाराष्ट्र 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 दिख रहा है। महाराष्ट्र ने आपका नींद हराम कर दिया है। महाराष्ट्र ने आपको धक्के पे लगा दिया है। महाराष्ट्र को मालूम था आप देश बेचने वाले हो, महाराष्ट्र को मालूम था साहब आप देश बेचने वाले हो, इसलिए महाराष्ट्र ने आपको धक्के पे लगाया। महाराष्ट्र हमेशा लड़ाने वाला सरकार थी। मराठों ने हमारे देश के मुगलों को भगाया है, तो आप किस खेत के मूल्य हैं? आपको भी हम भगाएंगे। महाराष्ट्र ही देश को बदलेगी, कार्रवाई महाराष्ट्र ही देश को बदलेगी। जेल में डालिए, कार्रवाई करिए। नहीं, महाराष्ट्र अरे कौन जेल में डालेगा? आपको कौन जेल में डालेगा? आप बताइए। बाबा रामदेव ने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाया दवा के नाम पे, आप डालिए ना जेल में। लोगों की मदद करते आप जेल में किसी को नहीं डालोगे, आप जेल में। एक मिनट पारसनाथ तिवारी जी, रामकुमार तिवारी जी, रामकुमार पाल जी, तिवारी जी, रामकुमार पाल जी, दोनों की आवाज खोलिए, दोनों आमने सामने। देखिए मेरी बात को सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात को। पारसनाथ तिवारी जी एक लाइन रामकुमार पाल जी बोल लीजिए, आप रामकुमार पाल जी बोल लीजिए। देखिए, मैंने आपकी गवाही में इनसे क्या मांगा था? मैंने ये कहा था कि लॉकडाउन का मैंने विरोध नहीं किया था। जैसे यूपी में योगी जी महीने में 2 टाइम राशन देते हैं, उस तरह आप राशन दीजिए। उस बात को सत्ताधारियों ने किस तरह घुमा फिरा के क्या महाराष्ट्र में राशन नहीं मिल रहा है? पारसनाथ तिवारी जी, क्या 2 टाइम राशन देने की 2 टाइम राशन देने की गारंटी तो दे प्रवक्ता। ये प्रवक्ता सुन तो लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप क्या बात सुन लीजिए मेरी, आप बात क्या मेरी बात सुन लीजिए आप, फिर आपको जो कहना है वो अपने मन की कहोगे, मेरी नहीं कहोगे, मेरी नहीं कहोगे। पारसनाथ तिवारी जी, मेरी बात 2 बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। चतुर्वेदी जी, ये क्या नौटंकी है यार, बात नहीं करने देते हो आप। अच्छा,
एक मिनट, एक मैं एक इनके एक जैसा हाव भाव की बात नहीं करता। पारनाथ तिवारी जी, चलिए राम कुमार पाल को बोल लीजिए, चलिए राम कुमार पाल जी बोल लीजिए, पारनाथ जी बोलिए, मैं आपके बाद फिर आता हूँ, बोलिए। देखिए चतुर्वेदी जी, मैं आओ भाव की बात नहीं करता, जवाबदेही से बात करता हूं। मैंने इनसे 2 वक्त की जनता के लिए राशन की भीख मांगी थी। आपने बिजली की बात की, कल आपको बताया महेश शिंदे ने गोरेगांव के लोगों को लाइट काटी जा रही किसानों को, और किसानों को के संसद में चोर गया। तीसरी बात में अभी कुलदीप तिवारी जी को कहना चाहता हूँ, डिजिटल का विरोध कर रहे, अभी आप किसी पे जाके देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने बीएसटी की बस को डिजिटल किया, अभिमान से पूरे मुंबई में बैनर लगाए। ये अपने मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं जब डिजिटल का विरोध कर रहे हैं, तो अपने उद्धव साहब ठाकरे को गाली दे रहे हैं। हर बस स्टॉप पे डिजिटल का बोर्ड लगाए, नागरिकांना अधिकार दिला, नागरिकांना सुविधा दिली, तो डिजिटल का विरोद करना। आज आपके चैनल से हम लोग डिजिटल के थ्रू ही जुड़े हैं, वकील साहब, हम लोग डिजिटल के थ्रू ही जुड़े हैं ना। और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने क्या कहा, डिजिटल प्रचार करिए, डिजिटल आप रैलियां करिए, रैलियां बंद करिए, कोविड बढ़ जाएगी। और पारसनाथ जी, नवाब मलिक ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाओ, नवाब मलिक ने कहा पंजाब का नाम लेके, बाकी 4 स्टेटों का नाम नहीं लिया नवाब मलिक ने राष्ट्रपति शासन का। ये सत्य सुना करिए और सत्य बयां करिए, झूठ मूठ की बातों को घुमाने से कोई फायदा नहीं होता है। राम कुमार जी, पारनाथ तिवारी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि जो है केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा करके इनके प्रकारेण सत्ता हाथ में लेना चाहती है। आप सुनिए फिर से बाइक हो तो उनका, कुमार जी, राम कुमार जी सुन लीजिए जरा, सुनिए तो। पार्टी को पार्टियां आती जाती रहेगी, हमारे आप ऊपर पार्टी का ठप्पा नहीं लगा रहेगा। दो वक्त का राशन, 2 वक्त के राशन देने की बात हो रही है, करेंगे क्या? क्या हम केवल 2 वक्त के राशन के लिए जी रहे हैं? अरे उतना तो दीजिए कम से कम। अरे आप तो स्कूल की फीस नहीं माफ करे, बिजली का बिल नहीं माफ करे, राशन तो दे दीजिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम तो लॉकडाउन के ही विरोधी हैं, नाइट में भी। तो क्यों लग रहा है? उतरिए सड़क पर, उतरिए सड़क पर। हमको कुछ नहीं होगा, आपकी मीडिया हमको धक्का मार के अंदर फेंक देगी, कोई नहीं दिखाएगा। सब ऐसे सोचेंगे तो आगे कौन आएगा? सब ऐसे सोचेंगे तो आगे कौन आएगा? सत्यता को पहचानिए, सत्यता को। जो अभी वकील साहब ने कहा, उपाध्याय जी ने कहा, काफी हद तक बातें सही आई, काफी हद तक बातें सही है। आज जनता जो है करा रही है, आज जनता लॉकडाउन का नाम सुन करके हटक जाती है। बच्चे स्कूल भेजे कि नहीं भेजे, कितने शिक्षक लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों के लोग हैं, जो गरीब बस्तियों में चलते हैं। आज तो सरकारी स्कूल के तो टीचर को पगार मिल रही है, बड़े बड़े संस्थानों को पगार मिल रही है, लोगों को पगार मिल रही है, लेकिन जो गरीबी से जुड़े लोग हैं, जो अनट्रेंड लोग हैं, इनका भी कोई रखवाला है। यही वो बैठे हैं आनंद जी, जो 5 से 10 साल तक की प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं नई के, इनके जरा उनकी स्थिति पूछिए, उनकी स्थिति क्या हो गई है। अरे पारसनाथ तिवारी जी, हम वही बोल रहे हैं, फिर नवाब मलिक जी क्यों कहते हैं कि प्रतिबंध लगाइए? ये नवाब मलिक ने, उन्होंने कहा कि वहाँ का ऑर्डर है, सब सरकारें लगा रही है। नहीं, मतलब वहाँ का ऑर्डर आपके, अगर आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना साहब। चतुर्वेदी जी, मैं तो कैबिनेट मंत्री नहीं हूँ ना। अच्छा, मतलब नवाब मलिक जी ने गलत बोल दिया? नहीं हूँ ना। नवाब मलिक जी ने गलत बोला, ये बात मानते हैं आप? उन्होंने सरकार की बात कहा है, हम पार्टी की बात कहेंगे जी। पार्टी की आवाज रखे, उन्होंने सरकार की आवाज रखा है। नहीं तो अब पार्टी के नाते बोलिए कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गलत बोला कि सही बोला? हम गलत सही हम क्यों बोले, वो तो लोग डिसाइड करेंगे, गलत तो समय डिसाइड करेगा। आप एक आम आदमी की पीड़ा समझ के तो बोल दीजिए। मैं तो आम आदमी पीड़ा बोल रहा हूँ ना। तो उन्होंने गलत बोला कि सही बोला? लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, प्रश्न है आदमी लोग। इसका मतलब गलत बोला उन्होंने गलत बोला। ये आप डिसाइड करिए। अरे नहीं, आप आनंद उपाध्याय जी बताइए, पारनाथ तिवारी जी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आनंद उपाध्याय जी बताइए, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ?
आप पूछ लीजिए आनंद उपाध्याय। चलिए मैं नहीं, देखिए अब मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलोगे आपकी मैं इनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं या मैं ये पार्टी नहीं, आप गलत बोले। आनंद उपाध्याय जी। चतुर्वेदी जी, उसका बहुत सीधा सा कारण है। देखिए ये सारी गाइडलाइंस जो आती है वो एक तरह से मतलब आपको दिशा निर्देश दिया जाता है तो सरकारों, राज्य सरकारों को पालन करना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में दिया जा रहा है और केंद्र सरकारें देती हैं। और केंद्र सरकार ने ही हर जगह अपना वो इनका जो कौन सा वो कोविड टास्क फोर्स बना रखा है, वो उनको ही रिपोर्ट करती है, केंद्र सरकारों को रिपोर्ट करती है। उसके जो हेड होते हैं वो IAS होते हैं। लेकिन दूसरा एक कारण ये भी है कि जो जैसे कहावत है चतुर्वेदी जी की, तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं सबको बंटना है। ऊपर से जो फंड आ रहा है वो राज्य सरकारों को तभी मिलेगा जब वो इन नियमों को लागू पालन करेंगे। अगर इन मतलब नियमों को लागू मलाई के लिए तो उनके पास जो हो रहा है, मलाई के लिए बिल्कुल जो हो रहा है मलाई के लिए, बात तो मानिए पारसनाथ तिवारी जी। बिल्कुल जनता को सिर्फ बरगला करके काम नहीं चलेगा, मलाई हिस्सा लेना है, काम चला रहे हैं ये लोग। चतुर्वेदी, जनता को बरगला कर ये लोग बिल्कुल काम चला रहे हैं, धड़ल्ले से आप देखिए चला और रहे हैं। चल भी रही है, सब जान रही है। जनता परेशान है, लेकिन जनता ये परेशान है कि कहां जाए तो जाए कहां जाए। नाग बैठे हैं, एक तरफ सांप नाग बैठे हैं। नाग के पास जाएंगे वो भी डसेगा, सांप के पास जाएंगे वो भी डसेगा। पारसनाथ तिवारी जी बोलिए। जनता, महाराष्ट्र की जनता सुरक्षित है, सभी सुरक्षित है। अपेक्षा महाराष्ट्र में लोग सुरक्षित हैं। आनंद उपाध्याय जी और लगाइए, 2 वैक्सीन और लगाइए अगले साल में। और राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र की मास्क का फाइन 5000 कर दीजिए। सुरक्षा करने में हर जगह है उपाध्याय जी। लखनऊ और हर जगह तो नहीं, मास्क की लूट तो बम्बई और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल है। मास्क की ऐसी लूट तो मैं 2-3 प्रदेशों में गया, मैंने ऐसी मास्क की लूट जैसी बम्बई में कम से कम हो रही है मैंने कहीं और नहीं देखा। देखिए कल कुलदीप तिवारी जी, देखिए हमने बोला तो आपको बुरा लग गया। चाहता हूँ देखिए कुलदीप तिवारी जी, देखिए कहता हूँ, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आप अगला BMC का चुनाव जीते, लेकिन आप लोग चंद पैसे की लालच में सब कुछ मटिया मेट कर दे रहे हैं। देखिए पारस तिवारी जी बोलिए। पारसनाथ तिवारी जी की बोली बंद हो गई, कुलदीप तिवारी जी बोलेंगे। कुलदीप तिवारी जी चलिए आप लड़ दीजिए, आप आइए सामने, मोर्चा संभालिए। हाँ जी, स्वागत है। आपने हमको बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद है। जी। और देखिए, एक जो बात है वो बात विषय है, वो मूल विषय है कोविड। और जो कुछ भी हो रहा है एक कोरोना के वजह से ही हो रहा है। और कोरोना से लोगों को बचाने के लिए जो भी गाइडलाइंस आ रही है उसके आधार पे ही लोगों को ऊपर, कम से कम लोग अपने आप कोई चीज पालन नहीं करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो आनंद उपाध्याय जी का कहना क्या है तिवारी जी? आनंद उपाध्याय जी का कहना है कि जितना मास्क के नाम पर लूट मुंबई में हो रही उतना कहीं नहीं हो रही है। देखिए, आनंद उपाध्याय जी से हमारी सहानुभूति है। नहीं तो मतलब लूट चलती रहेगी। और हम सुने वो वकील साहब है, उनकी बातों से मुझे सहानुभूति है। और मैं चाहूंगा कि देश से कोरोना चले जाए, मास्क क्या किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न रहे। कैसे जाएगा? जाने देंगे तब जाएगा ना साहब। नहीं, मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए, बहुत छोटी सी बात है, 1 सेकंड की बात है। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश का केंद्रीय नेतृत्व, WHO और जितने भी टास्क फोर्स थे, सब लोगों ने हमको कहा कि आप कोरोना का वैक्सीन लगाइए, आप सुरक्षित हो जाएंगे। हमने फर्स्ट डोज लिया, सेकंड डोज लिया। बहुत ये राजनीतिक विषय नहीं है, बहुत समझने वाली विषय है। और जिसको नहीं मिला, लोगों ने जा करके उनको लोकल में जाने को मिला 1000, 1100, 1200, 1500 रुपया प्राइवेट में भर के लोगों ने लिया। और आज फिर उसी रास्ते पे अगर हम वैक्सीन लगाने के बाद 2-2 डोज का सर्टिफिकेट लेके जेब में, और फिर भी हम लोग लॉकडाउन दूंगे
फिर भी हम लोग इस प्रकार का प्रतिबंध में आए, फिर भी हमको केंद्र से गाइडलाइन दिया जाए कि आप लोग सावधान हो जाइए, कोरोना आ रहा है, तो क्या है हमारे साथ, हमारे देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही क्या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को अपनी लोकल ट्रेन में, लोकल ट्रेन में टोटल दिशा निर्देश महाराष्ट्र सरकार का चल रहा है। आप दोनों वैक्सीन लेने वाले को ही आपने जाने की इजाजत दी। आप काम धंधे पे नहीं जा सकते अगर वो डोज नहीं लगाए तो, लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते अगर दोनों डोज नहीं लगाए तो। आपके बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन ये वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन बन करके हमारे देश में केंद्र सरकार के निर्देश पर ही तो हमने ये बात किया है। अगर अरे साहब आपका निर्देश नहीं होता तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं। दिशा निर्देश दिया, आपने पूरा सख्ती लगा दिया कि आपको बाहर में अगर निकलना है तो बिना डोज के जा ही नहीं सकते। नहीं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। अभी तक केंद्र दोषी है, अभी तक तो केंद्र को बोल रहे थे, अब बोले कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। एक बात करिए ना, एक बात करिए जी, केंद्र सरकार, हमारा केंद्र सरकार टास्क फोर्स जो दिशा निर्देश दे रहा है, अगर राज्य सरकार और यहाँ की जो स्थानिक संस्थाएं हैं उनको अगर पालन करने के लिए किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई कर रही है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आनंद उपाध्याय जी, एक मिनट में बोलिए, एक मिनट में बोलिए, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। बिल्कुल चतुर्वेदी जी, 1 मिनट में बोलना चाहता हूं कि जो वैक्सीन 100-150 रुपए में सरकार खरीद रही थी, आज वो 350 में खरीद है, और जो प्राइवेट संस्थान है उसको 500-600 में खरीद के 1000 में लगा रहे हैं, 800 में लगा रहे हैं। 150 की चीज सरकार ही 350 में खरीद रही है। मैं अपनी देश के प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्रियों पर मुझे कोई शक सुबह नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ब्राजील और बहुत सारे देशों में यह आरोप लगा था कि एक वैक्सीन के पीछे $1 की दलाली, एक वैक्सीन की कीमत के पीछे $1 की घूस का आरोप बहुत सारे देशों में लगा था। मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ का कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन अचानक से इतनी कीमतें क्यों बढ़ जा रही हैं? और जिन वैक्सीनों का आपने दो नहीं, बूस्टर लगने के बाद भी लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा है, उसके बाद भी आप नहीं मार रहे, तीसरा भी ठोकेंगे, चौथा भी ठोकेंगे, लोगों को आप पंगु बना देंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे। साहब पैसा कमा लीजिए, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया, बड़े बड़े बादशाह यहाँ आए और हाथ पसारे चले गए। मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सजगता से सोचे, और लालच और लोभ से ऊंचे अगर उठेंगे हमारे सत्तासीन लोग, बिल्कुल तो क्या बात है, हो पाएगा। एक बात है, 1000% की बात हो गई पारनाथ तिवारी जी, आपने ताली बजा दी, बहुत बढ़िया बात। पारनाथ तिवारी, राम कुमार पाल जी आप भी बोल लीजिए थोड़ा सा, मुझे इजाजत दीजिए बोल के। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो पहले तो हम लोगों को आप मौका देते हैं तो अपनी अच्छी बात और जनता को राहत देने की बात होनी चाहिए। जैसे पारसनाथ जी ने कहा कि वो तो केंद्रीय मिनिस्टर है, तो हम लोग भी मोदी नहीं है और हम लोग भी अमित शाह नहीं है, लेकिन अपनी अच्छी बातें जनता में देने का एक पैनल और एक संस्थान चतुर्वेदी देते हैं। अपनी बातें छोड़ें, और जो व्यापारियों की बात है कल की डिबेट में उससे शुरुआत करना, तो मैं इन्हीं लोगों से 4 व्यापारियों की बात पूछूंगा। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद पारनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। आनंद उपाध्याय जी ने जैसा बताया कि सारे सत्ताधीशों को जनता के हित में सोचने की जरूरत है। साहब कोई इस दुनिया में अमर होके नहीं आया है, एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है और ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। इसलिए क्यों इतनी हाय तौबा, सही क्या है, हकीकत क्या है, और वाकई में देश का, दुनिया का, लोगों का कल्याण किसमें है, इस पर क्यों नहीं सोचा जा रहा है। फिलहाल लॉकडाउन का खतरा तो आ गया है, नाइट कर्फ्यू लगने की घोषणा जल्दी होने वाली है, खबरों के माध्यम से सूचना मिल जाएगी, यानी फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू होने वाला है। तैयार रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं इजाजत चाहूँगा। इस डिबेट को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें। आपके कमेंट से हमें काफ़ी कुछ सवाल जवाब करने का मौका मिलता है।
आपके कमेंट से हमारा पैनल खड़ा होता है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जरूर भेजें। नमस्कार।